फाइल किया रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। साथ आप में अक्सर जजमेंट पड़ी होंगी कि बाज़ औक़ात जज जो है वो कास्ट दे देता है सक्सेसफुल पार्टी को। मेजॉरिटी टाइम ये लिखा होता है कि सूट इज हेयर बाय डिक्री विद नो कास्ट। ठीक है, अक्सर अक्सर का ये नो कास्ट का ऑर्डर आता है। ठीक है, क्यों? उसके लिए पार्टी ने खुद भी एफर्ट नहीं की होती। तो वो अलेज करती है कि जनाब मेरी, उसके ऊपर एविडेंस लेके आती है, बाकायदा रूल में है आप अपनी एविडेंस में वकील का फी सर्टिफिकेट लगाएं, आप अपने एक्सपेंडिचर अपनी प्रेयर में भी मांगे। हमारी प्रेयर में सिर्फ हमारा रिलीफ लिखा होता है। ठीक है, लेकिन आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, डिफेंडेंट साइड से ये कास्ट का जिक्र किया होता है कि जनाब इसका सूट डिसमिस करके मुझे हर्जाना खास भी दिया जाए। ठीक है, ये वो प्रेयर करता है, लेकिन मदई अमूमन प्रेयर नहीं करता, तो जजेस जो है वो भी नहीं देते। लेकिन लॉ ये मौजूद है कि अगर आपने कोई सूट फाइल किया है तो आपकी एक्चुअल रिकवरी के साथ आपको सूट के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर आया है वो कोर्ट असेस करके वो कास्ट भी पे करेगी। उसको कहते हैं एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट हमेशा अनसक्सेसफुल पार्टी पे करती है और सक्सेसफुल पार्टी की फेवर में जाती है, लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है। ठीक, अगर खुद ब खुद ये क्विट किया जाए प्लेंटिफ की साइड से, वो एग्री हो जाए दूसरे लफ्जों में, तो अगर वो कास्ट ना वसूल करे तो फिर ये कहा जा सकता है कि वो अमूमन, इसकी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि आपने किसी को 100 रुपया या 1000 रुपया दिया, वो वापस नहीं कर रहा, आपने उसके खिलाफ सूट फाइल कर दिया। आप उसको कहते हैं कि जनाब मुझे ये 1000 रुपया वापस करे, मेरा एक्सपेंड विद कास्ट जो इसके इस 1000 को लेने के ऊपर मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, जो इस 1000 को लेने के ऊपर मेरा खर्चा आया, लिहाजा आप मुझे ये 1100 रुपया पे करें। ठीक हो गया। अब यहाँ अगर आप केस विन कर जाते हैं तो जज बेशक ऑर्डर कर भी दे, ठीक, अगर आपको वो पे नहीं करता, जो आपको वो केस के दौरान या केस करने के बाद वो 1000 ही पे करता, अगर आप कॉन्सेंट के साथ उसको ले लें तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आपने उस पार्टी से रिकवर कर ही लिया है। इसलिए मैंने सिर्फ साथ बता दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अनसक्सेसफुल पार्टी अगर आपको देती है और आप नहीं लेते तो फिर वो पड़ गई हो सकती है, वरना एक्चुअल कास्ट हमेशा अनसक्सेसफुल पार्टी से लेके सक्सेसफुल पार्टी को दी जाती है एक्चुअल कास्ट। इसके साथ ऐड किया जाता है कंपनसेटरी। कंपनसेटरी उस सेंस में ऐड होती है जब पता चल जाए कि किसी साइड से कोई फॉल्स फैब्रिकेटेड केस किया गया है। ठीक है, अक्सर बात ये डैमेजेस केसेस जो होते हैं उसमें कहा जाता है, आप किसी के खिलाफ कोई ऐसा सूट फाइल कर दें जिसमें डेफामेशन का आपका क्लेम है और आपका क्लेम जो है कल को साबित होता है गलत था, अब आपने किसी और बंदे को डिफेम भी किया है। ठीक, उस सूरत में ये स्पेशल कंपनसेटरी कास्ट दी जाती है। इसको स्पेशल भी कहते हैं, कंपनसेटरी कास्ट भी कहते हैं। ये एक्चुअल कास्ट के साथ होती है। ठीक है, एक ये बात केस के दौरान भी दी जा सकती है। आप मिसलीनियस एप्लीकेशन मूव करते हैं केस चलने के दौरान, इसको कहते हैं इंसिडेंटल इवेंट्स। आपने कोई एप्लीकेशन मूव की केस चलने के दौरान, बिला वजह पे एप्लीकेशन जो पता चला ये फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, वो डिसमिस हो जाती है विद कास्ट। वो रीजन ये लिखी जाती है कि जनाब आप केस को डिले करने के लिए ये छोटी मोटी मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल कर दें, तो एस्टेब्लिश अगर हो जाए कि ये फॉल्स फैब्रिकेटेड थी, ये सिर्फ वैक्स करने के लिए एप्लीकेशन मूव की गई थी, उसके ऊपर जज जो है वो कंपनसेटरी कास्ट पे कर सकता है। मैंने दो चीज़ें बताई, कंपनसेटरी कास्ट फाइनल डिसीजन पे भी की जाती है एक्चुअल कास्ट के साथ, और केस के दरमियान भी पनिशमेंट के तौर पे ये अदा करवाई जाती है उस बंदे से जिसने कोई फॉल्स एप्लीकेशन इसके दौरान भी मूव की। ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस है ये सिर्फ वही फॉल्स एप्लीकेशन दे सकता है। केस चलने के दौरान मदई भी बहुत सारी गलत एप्लीकेशन मूव करता है। बेशक फाइनल स्टेज पे उसका केस मदई की फेवर में ही हो,
लेकिन केस चलने के दौरान बेशुमार एप्लीकेशन प्लेंटिफ भी ऐसी दे सकता है जो डिसमिस हुई होती हैं और विद कास्ट डिसमिस होती हैं, और वो कास्ट भी कंपनसेटरी कास्ट आती है। कंपनसेटरी कास्ट सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के तौर पे दी जाती है, और एक्चुअल कास्ट जो है वो जेन्युइन एक्सपेंडिचर जितना उसकी केस के क्लेम के ऊपर आता है कि इतने पैसे लेने के लिए मुझे इतना एक्सपेंडिचर मेरा लगा है, वो जेन्युइन क्लेम पे होती है। आपने सिर्फ दो बातें ज़हन में रखनी है। एक्चुअल कास्ट सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन क्लेम को हासिल करने के लिए दी जाती है। या आपने असल क्लेम मांगा है, उसके ऊपर आपका इतना खर्चा आ गया, ये ले पकड़े एक्चुअल कास्ट के साथ। कंपनसेटरी कास्ट तब दी जाती है, ये एक्चुअल के साथ भी होती है, एक्चुअल के अलावा भी होती है। एक्चुअल के साथ तब होती है जब आप फाइनल केस जो है वो जीत जाते हैं, पता चलता है डिफेंस गलत था। ये जरूरी नहीं है कि क्लेम जो है वो बिल्कुल सच्चा है। डिफेंस लेने वाले ने अगर बहुत सारा झूठ बोला है और उसका डिफेंस जाहिर खत्म होगा तो ही केस डिसाइड होगा मदई की फेवर में। अब मुद्दा राय ने अक्सर अपनी रिटन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जनाब इसका दावा खारिज किया जाए, झूठा है, ये वो ग्राउंड अलेज करता है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में। लेकिन मैंने अभी पहले बताया कि प्लेंटिफ जो है वो अपनी प्लेंट में ऐसी कोई ग्राउंड अलेज भी नहीं करता। ये जरूरी भी नहीं है कि अगर किसी ने कोई ग्राउंड अलेज की हो या ना हो, वैक्सेशन वाली या फॉल्स वाली, कोर्ट अगर खुद देखती है कि ये फॉल्स एप्लीकेशन थी, ये फॉल्स केस था, क्लेम फॉल्स था या डिफेंस फॉल्स था, तो जहां उसको कोर्ट को लगे कि ये फॉल्स क्लेम था, फॉल्स डिफेंस था या फॉल्स कोई एप्लीकेशन थी, वहां पे ये कंपनसेटरी कास्ट इम्पोज कर दी जाती है उस पार्टी के ऊपर जिसने ये एप्लीकेशन मूव की, जिसने डिसमिस किया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। सेक्शन 35 के ऊपर अमूमन क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। तो ये दो छोटे से हैं, ये अमूमन वो ज़्यादा MCQs टाइप अगर वो डालता है तो कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ MCQs आते हैं। अब आपका अगला पोर्शन जो है सेकंड पार्ट, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन को, वो हम अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं। ये सेक्शन 36 से लेके 74 तक है, क्योंकि आपने देखा है CPC के अंदर एक एग्जीक्यूशन पोर्शन ऐसा है जिसके ऊपर आपको कम से कम 15-20 दिन चाहिए आर्डर प्लस इस पूरे पोर्शन को पढ़ने के लिए। तो वहाँ हम अगर एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं तो हम स्टक हो जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन को हम पीछे छोड़ रहे हैं। अब हम जितनी आगे इंटरमीडिएट जितनी भी प्रोविजंस हैं केस के दौरान जो आती हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग आ गई, स्पेशल केसेस आ गए, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स आ गई, वो चलेंगे हम 152 या 153 CPC एंड तक। उसके बाद हम सेक्शन ये पार्ट 2 जो है 36 से लेके 74 तक उसको टच करेंगे। ये एक तो पैटर्न सीखता रहेगा, हमारा सीक्वेंस बना रहेगा। एग्जीक्यूशन हमेशा सबसे बाद में होती है, पहले पूरा केस चलता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन है। तो ऑर्डर 21 को छेड़े तो वो 104 रूल है उसके, तो वो 104 रूल भी वो भी हम एंड पे करेंगे जब हम ऑर्डर पोर्शन करेंगे। इसलिए ये वाला सेक्शन, ये पोर्शन हमने एंड पे छोड़ा। अब आगे आपका इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। ये लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर का वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपको पार्ट का नाम लेके आपको क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स प्रोवाइडेड बाय CPC। तो जिस बंदे ने पार्ट को याद नहीं रखा होगा कि ये इंसिडेंट क्या है, वो खाली सेक्शन को देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसके लिए ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस दिन मैंने पहला लेक्चर दिया था उस दिन मैंने आपको कहा था CPC को पहले तोड़ें, इसके पार्ट्स अलग करें। सेक्शन पोर्शन में से 11 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा आज कंप्लीट हुआ है जिसको हम कहते हैं सूट्स इन जनरल, ठीक है। ये सेक्शन 9 से शुरू होता है और 35A तक चलता है। इसी तरह आगे जो सेक्शन था सेकंड पार्ट था वो एग्जीक्यूशन का है, वो हम क्विट कर रहे हैं अभी तक फिलहाल। और तीसरा जो है वो शुरू हो गया आपका इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, 75 निकाल दिया। ये जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स है इसको कहते हैं केस चलने के दौरान, ये दरमियान में जो छोटी मोटी कार्रवाई आती है ना, उसको उसने नाम दिया इंसिडेंट। ये सडन सामने आती है, जरूरी नहीं है कि इनको पूरे केस के दौरान इन्वोक किया जाए।
ये इंसिडेंटली आती हैं, एकदम पार्टी के जहन में आया कि जनाब वो किसी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि कब्जा किसका है, या कोई कमीशन अपॉइंट करवाया जाए। ये आपके सेट पैटर्न में नहीं थे, लेकिन केस चलने के दौरान इंसिडेंटली आ गई। आप केस में क्लियर होते हैं, आगे जाके पता चलता वो एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन आ गई हुई है, तो आपके लिए क्या है वो इंसिडेंटली आई। ठीक हो गया, इसलिए इस पार्ट का नाम उसने रखा है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। ये केस चलने के दौरान आ सकती है। 75 कहता है 4 तरह की इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप कमीशन इशू कर सकते हो। 4 अपने जहन में बैठा लीजिएगा। सीपीसी ने सिर्फ ये 4 चीजें बताई हैं जिसमें आप कमीशन इशू करवा सकते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंड, इंटेरोगेटरी करवानी हुआ। सेकंड है आपका पार्टीशन, आपने जब कभी पार्टीशन करवानी हो प्रॉपर्टी की, आपको ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग इन्वोक करनी पड़ेगी, आपको कमीशन अपॉइंट करवाना पड़ेगा। रेंडिशन ऑफ अकाउंट, आपने अकाउंट्स को मैनेज करवाना है, उसका केस चल रहा है, जाहिर 2 पार्टनर है, उनका आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया है, अब उनके अकाउंट को किसी ने मैनेज करना है, उसके लिए कमीशन अपॉइंट होगा। और चौथी बात है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये 4 चीज़ें सेक्शन 75 में हैं। इन 4 चीज़ों के ऊपर आप कमीशन अपॉइंट करा सकते हैं। इसका अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो है ऑर्डर 26। ऑर्डर 26 को हम यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसको भेजा कैसे जाता है, उसके पास इख्तियारात क्या हैं, उसकी पावर्स क्या है। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि किन 4 चीज़ों के ऊपर कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 4 चीज़ें 75 में हैं। एक तो वर्डिंग पॉइंट, जी बिल्कुल, ये सब्सटेंटिव लॉ है। कमीशन इस सेक्शन के तहत अपॉइंट होगा। प्रोसीडिंग क्या करेगा कमीशन, वो ऑर्डर 26 में लिखा हुआ है। आप जब किसी केस में कमीशन अपॉइंट हो जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा जो फॉलो करना पड़ता है, तो मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, आपको ऑर्डर 26 पढ़ना पड़ता है। आप ऑर्डर 26 पढ़ लें, आपको अपने इख्तियारात का पता चल जाएगा। आप लोकल कमीशन अपॉइंट हो गए हैं, आपने किस तरीके से किसको नोटिस करना है, आपके पास पावर्स क्या हैं, वो सारे के सारे आपको ऑर्डर 26 बताएगा। तो किसी भी लॉयर को कर सकती है या ये स्पेसिफिक लॉयर होते हैं? ये किसी को भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो वकीलों की करे, वो किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी कर सकती है। वो अपने किसी अपने स्टाफ मेंबर को भी ये अपॉइंट कर सकती है। ये कोर्ट के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। यस, वो एग्जामिनेशन जो है वो आप जब ऑर्डर 18 पढ़ते हैं, जो एविडेंस का है, उसमें जज को एम्पावर किया गया है कि अगर वो फ्री नहीं है तो अपनी एविडेंस लिखने के लिए किसी को अपॉइंट कर सकता है, उसको ऑथोराइज कर सकता है। वो कमीशन और है। ये वो वाली एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है जो विटनेस कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। वो आप कोर्ट की जुरिसडिक्शन से दूर बैठा हुआ है, वहाँ आप उसकी एविडेंस करवाना चाहते हैं, तो आप उसको कमीशन के जरिए उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करके कोर्ट में सबमिट करवा लें। आजकल तो मॉडर्न डिवाइस आ गई हुई है, उसके ऊपर आपकी अमेंडमेंट भी आ चुकी है, उसमें एविडेंस एक्ट में, कानून शहादत में, कि आप उसको वीडियो लिंक पे भी ले सकते हैं। ई कोर्ट पीसी भी आएगी, ये अमेंडमेंट आ चुकी है। ये वो वाला कमीशन नहीं है इस सेक्शन के तहत जो कोर्ट अपनी कोर्ट के अंदर बैठे किसी एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करती है बतौर कमीशन, तो आपको कर सकती है। ये बेसिकली ऑलरेडी तो लॉ में मौजूद था, इसको ज़्यादा एम्पावर किया गया था नेशनल जुडिशल पॉलिसी आई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, उस वक्त ये प्रॉपर इन्फोर्स किया गया। उससे पहले तो सीपीसी में ये था। उसके लिए जज को बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी पड़ती थी कि जनाब मैं बीमार हूँ, मेरे ऊपर बर्डन ऑफ वर्क है, इसलिए मैं खुद ये एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हालांकि सीपीसी ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि जज हद इम्कान कोशिश करे कि अपनी मौजूदगी में खुद अपने हाथ से एविडेंस लिखे, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में
किसी को अपॉइंट किया जाता है कि वो कोर्ट के अंदर बैठ के किसी की एविडेंस रिकॉर्ड करे, ये उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। ये उसके लिए, ये बेसिकली उसके लिए है, ये उस सेंस में है कि वो जुरिस्डिक्शन से बाहर है या वो कोर्ट की प्रेमिसेस में आ नहीं सकता, तो उसके लिए रिकॉर्ड करनी है। जज साहब खुद भी उठ के जाना चाहें तो जा सकते हैं, जज साहब खुद किसी जगह पे इंस्पेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद मौके पे जाना चाहें जा सकते हैं। उस जुडिशियल ऑफिसर को कोई कानून रोकता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसको एक फैसिलिटी कमीशन की सूरत में दी गई है। वो अपनी टाइम को वेस्ट करने की बजाय कमीशन अपॉइंट करता है ताकि कोर्ट का बिजनेस स्मूथली चलता रहे, और ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग ये कमीशन करके ले जाए। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन, ये हर जगह उस तरह लिखा होता है, इसको माइंड में रखिएगा। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब कोर्ट में इशू कमीशन, ये मैंडेटरी भी नहीं है, कोर्ट को आप कंपेल नहीं कर सकते कि इसमें कमीशन भेजे ही भेजे, ये डिस्क्रेशन कोर्ट की है। कोर्ट कहती है कि नहीं कमीशन इशू करना, तो आप उसको कंपेल किसी सूरत नहीं कर सकते। 4 तरीके मैंने अभी भी बताया आपको, वो रिपीट कर रहा हूँ। टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी बंदे को एग्जामिन करना है, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, चेक करना है, आप उसको कमीशन के जरिए कर सकते हैं। टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, ये अमूमन हम देखते हैं कि कब्जा मेरा है जी, दूसरी पार्टी कहती है कब्जा मेरा है, तो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस चाहिए, लफ्ज यूज हो इन्वेस्टिगेशन का। एक कमीशन इशू किया जाता है, वो सिर्फ ये रिपोर्ट लेके आता है, ये एविडेंस लेके आता है कि जनाब फलां का कब्जा, ये क्रिएशन ऑफ एविडेंस हो जाती है। टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, ये जो आप रेंडिशन ऑफ अकाउंट के केसेस करते हैं पार्टनरशिप की बेसिस पे, उसमें अगर 2 पार्टनर का डिस्प्यूट पैदा हो जाए, उसमें फिर कोर्ट जो है वो कमीशन अपॉइंट करती है जो इनके अकाउंट्स को मैनेज करता है। और लास्ट पे है टू मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन केस जो है उसके अंदर भी एक लोकल कमीशन इशू किया जाता है जो मौके पे जाके पार्टीशन करता है प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, ये 4 चीज़ें सेक्शन 75 इम्पावर करता है। आगे इसका प्रोसीजर है ये सेम उसी तरह कि अगर आपने किसी और कोर्ट को कोई डायरेक्शन देनी हो, जिस तरह हमने समन कल पढ़ा और विटनेस के समन पढ़े हम दूसरे प्रोविंसेस को भेजने के लिए, या फॉरेन से कोई आ जाता है इस तरह का, तो वो सेक्शन 76 है आपका। 3 सेक्शन आपने अपने माइंड में रखे हैं सिर्फ, इसके बाद आपने पार्ट कंक्लूड कर देना, ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ। हम कहते हैं कि फर्ज करें मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूँ, आपको सूट सिंह जनरल याद रखना है तो आप सिर्फ ये याद रखें 9 से 35 से। आपने दूसरा पार्ट याद रखना है तो आपको सिर्फ उस याद क्या रखें 36 से 74। आगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो 3-4 सेक्शन है बस, ये सेक्शन टू सेक्शन याद रखें, फटाफट पहुंच जाएंगे आप कि ये 3-4 सिर्फ सेक्शन है, ये आपके जहन में फिट हो जाते हैं। तो आपको सीपीसी खोले बगैर पता चल जाता है कि इंसिडेंट या 3-4 सेक्शन है, उनके अंदर हमने रहना है कमीशन की हद। 76 कहता है commission to another court, a commission for the examination of any person may be issued to any court not being a high court situate in the province other than the province। ये सेम वही प्रोसेस जो मैंने कल आपको बताया डिफेंडेंट वाला। सिंध में बंदा बैठा हुआ, आपने उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, अब यहाँ से बंदा जाएगा उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, टाइम देखेंगे। तो कोर्ट एक दूसरी कोर्ट को कल भी मैंने कहा था कि ऑपरेट करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। यहाँ की कोर्ट फिर उसी तरह रेफरेंस बनाएगी, वहाँ सिंध वाली कोर्ट को कहेगी कमीशन इशू करो, वो कमीशन सारे उस बंदे की एविडेंस रिकॉर्ड करके फिर वैसे ही रेफरेंस वापस भेज देगा उसी कोर्ट को जिसने यहाँ से कमीशन इशू किया। तो ये कॉपरेशन है जो कल भी मैंने आपको बताई, जो डिफेंडेंट की हद तक समन में हमने डिस्कस की। Situate in province other than the province in which the court of issue is situate and having jurisdiction in place in which the person to be examined reside। आप यहाँ डिफेंडेंट का नाम ऐड कर लें, ये सेक्शन 28 सारे का सारा जो कल हमने पढ़ा, वहाँ पे डिफेंडेंट का नाम था, यहाँ एग्जामिन एंड विटनेस, कोई डिफरेंस नहीं, प्रोसेस वही है सारा। आगे मैंडेटरी क्लॉज वही उसी तरह, इनकार नहीं करना, जिसको कमीशन भेजा जाएगा वो वाली कोर्ट इनकार भी नहीं करेगी और वापस रिपोर्ट भी करेगी, वहां दोनों जगह पे शायद लिखा हुआ है, सेम वर्डिंग है। ये सिर्फ फार्मूले आपको बता रहा हूँ कि
इसके ऊपर अट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा सेक्शन 28 पढ़ लिया, सेम सेक्शन 78 उसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए कमीशन इशू करवा सकते हैं। एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सब सेक्शन 1 शैल एग्जामिन, शैल का वर्ड आ गया, और नीचे फिर लिखा है शैल बी रिटर्न, वापसी भी मैंडेटरी है। तो इसको मैं मजीद फर्दर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल था, क्वेश्चन भी इसके ऊपर इतना नहीं आता, लेकिन आपने प्रिपेयर तो फुल होके जाना, आपने इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के हर सेक्शन को फिंगरटिप्स पे लेके जाना। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है सेकंड आपका 77। अब आपने पाकिस्तान की हदूद से बाहर किसी को एग्जामिन करना तो उसके लिए कमीशन नहीं जाएगा, उसके लिए आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। क्या कहेंगे? नहीं समझ नहीं आ रही। जाहिर है वो कॉमन सेंस तो लॉ में है, उन्होंने ये रखा हुआ है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, ये आप अपनी एम्बेसी में भी भेज सकते हैं, या आप वहाँ से जाएं उसको जाके फलां बंदे को एग्जामिन करें, उसके पास वही अथॉरिटीज़ होंगी एक कमीशन की। आप दूसरी स्टेट को भी लिख सकते हैं कि जनाब हमने फलां बंदा आपकी जुरिस्डिक्शन में रहता है, उसको एग्जामिन करके हमें उसकी रिपोर्ट करें। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लफ्ज़ रिक्वेस्ट है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं आपकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन भी की जा सकती है। ये उस वर्ड के अंदर ही कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, यहाँ कोई शायद वर्ड यूज़ नहीं होगा कि बस बंद है जी वो रिक्वेस्ट का वर्ड है, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट डिस्क्रिशनरी है, अगला करके दे या ना करे। आगे है आपका कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, ये वही कोर्ट है जो पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश की है बाहर में। ये सेक्शन 29 हमने पढ़ा था, फॉरेन कोर्ट हमने जो डिफेंडेंट का समन का तरीका कहा था, सेम पैटर्न है। तो ये 4 सेक्शन कोई कंफ्यूजिंग सेक्शन नहीं है जी। ये सेक्शन 13 और 14 में हमने पढ़ा था। नहीं, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी जब आप किसी से करते थे फिर रिक्वेस्ट नहीं करते आप, फिर आप उसको कहते हैं भाई आपकी मेरे साथ ट्रीटी है, इसको करें ही करें। अगर आपको रिफ्यूज करते हैं फिर आप आईसीजे में चले जाते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये है, जब आप किसी के साथ एंटर हो जाते हैं इनटू एन ट्रीटी तो वो बाउंड है, ठीक है। ऑल्दो कि वो बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ की तरह थोड़ी वीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रही है, लेकिन यहाँ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में आप उस तरह कंपेल नहीं कर सकते ना। आप वो ये कह सकते हैं कि जनाब आपकी हमारी ट्रीटी है, अगर ट्रीटी हो जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप उसको उस ट्रीटी की बेस पे कह सकते हैं कि जनाब आपकी और मेरी ट्रीटी है, इस बंदे को एग्जामिन करके भेजिए हमारे रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ओपन है, किसी भी कंट्री को आप कह सकते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। लास्ट पे वो भी हो गया आपका, ये 4 सेक्शन फिंगर टिप्स पे रखिएगा, ये आपका पार्ट भी यहाँ पे खत्म है, तीसरा पार्ट जो था। चौथा पार्ट आपका सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, ये 75 से 95 तक ये ऑलमोस्ट 4 पार्ट, ठीक है। उन 4 का नाम भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स है। जैसे हमने पढ़ा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट है और एंड हो रहा है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, और इसके दरमियान 2 चीजें हैं, एक है पर्टिकुलर सूट और दूसरा है स्पेशल सूट। याद रखने के लिए फार्मूला बता रहा हूँ, 75 से 95 तक जाना है तो स्टार्ट से दोनों, एक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स 95 एंड जहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स 94-95, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। और उसके दरमियान 2 पार्ट हैं आपके, एक है सूट पर्टिकुलर सूट्स और दूसरे हैं स्पेशल सूट्स, ठीक है। ये 4 पार्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, आपने जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल करना हो
या गवर्नमेंट ने किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट सूट फाइल करना हो तो वो 79, 80 और 81 को फॉलो करती है। ठीक है, या पढ़ लें, दो बेसिक 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। ये सिंपल ये कहा गया गवर्नमेंट को आपने अगर सू करना है, अगर तो फेडरल गवर्नमेंट है तो आप फेडरल गवर्नमेंट को सू करेंगे उसके नाम से, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, सूबे को जब आप सू करते हैं तो आप उसके नाम से उसके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सूबा पंजाब, या प्रोविंस के अगेंस्ट सूट फाइल करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो सूबा पंजाब के नाम से उसको आप सूट कर सकते हैं। अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो फिर वफाकी हुकूमत का नाम। अब आगे इसमें एक बात है, जर्नल का से पहले डिस्कशन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो आम बंदे के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स है वो है 30 डेज, और जितनी भी गवर्नमेंट या दूसरे सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन है उनको 90 डेज दिया गया। ठीक है, ये आप ऑर्डर 8 जब पढ़ते हैं रिटन स्टेटमेंट में तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अब तो ये सब्सटेंटिव में भी आ गया। ठीक है, अमेंडमेंट हो, लेकिन ऑर्डर 8 में ये लिखा है कि आम इंडिविजुअल जो है, प्राइवेट पर्सन जो है वो 30 डेज के अंदर रिटन स्टेटमेंट देगा, और जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का वो 90 डेज के अंदर देगा। उसके पीछे रीज़न या लॉजिक आपको बता दूं, ये 80 वाला नोटिस है। हम जो इसमें सेक्शन 80 पढ़ेंगे उसमें एक लफ्ज़ है नोटिस, कि आप जब गवर्नमेंट को सूट फाइल करते हैं तो ये वाला सेक्शन कहता है कि आप पहले इसको नोटिस करें। वो नोटिस इसलिए करेंगे जनाब, ये क्लेम है मेरा, उस क्लेम को फुलफिल कर दें। अगर आप उस क्लेम को फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास ये राइट अप्रूव हो जाएगा कि मैं आपके खिलाफ सूट फाइल करूँ। वो नोटिस का टाइम पीरियड है 60 डेज, 2 मंथ, 2 महीने का आप टाइम देंगे गवर्नमेंट को। ये उस सिचुएशन में है जब आम बंदा गवर्नमेंट को सू करेगा। गवर्नमेंट जब किसी को सू करती है तो वो एडवर्स इसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, उसको नोटिस नहीं मिलती, वो स्ट्रेट अवे किसी को सूट फाइल कर सकती है। लेकिन जब आम बंदा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सूट फाइल करेगा तो लॉ कहता है आप उसको पहले नोटिस दें, और वो नोटिस का टाइम ड्यूरेशन कितना है 60 डेज, 2 मंथ। अब ये 60 डेज अगर नोटिस दिया हो किसी बंदे ने, एस्टैब्लिश कर दे अपनी प्लेन के अंदर, जब वो सूट गवर्नमेंट के खिलाफ करता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा आ जाए पेश होने के लिए और सफ़ा मिसल के ऊपर आपका ये नोटिस भी लगा हो, तो फिर उसको 90 डेज रिटन स्टेटमेंट के लिए नहीं दिए जाएंगे। अब उसको कहा जाएगा आपने 30 डेज के अंदर रिटन स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? आप उसको नोटिस कर चुके हो। ठीक है, आपका टाइम वहां से स्टार्ट हुआ, 90 डेज अब उसको अलाउ नहीं है। आप जब उसको नोटिस कर चुके हैं, 2 महीने उसमें कंज्यूम हुए हैं, अब उसके पास भी 30 डेज का टाइम है। ठीक है, 79 suit by or against the government. In a suit by or against the government, authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be shall be. In the case suit by against or federal government, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब गवर्नमेंट खुद सूट फाइल करेगी फिर भी वफाकी हुकूमत बनाम फलां, जब आपने गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो फिर भी फलां बनाम वफाकी हुकूमत। ठीक हो गया, ये उसने स्टार्ट में बता दिया। और दूसरे में उसने ये भी बता दिया कि अगर आप सूबे के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर सूबाई हुकूमत ने आपके खिलाफ सूट फाइल करना है तो सूबा पंजाब या प्रोविंस ऑफ पंजाब वर्सेस फलां एंड फलां। और अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आपने अपना नाम लिख के या जो सूट फाइलर है वो नाम लिख के वर्सेस किसका करेगा, प्रोविंस ऑफ पंजाब या सूबा पंजाब। अब आगे आपके आ गया नोटिस, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, 80। A suit may be instituted against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity after the expiration of 2 months next before notice in writing has been delivered to or left at the office of। ये आपने जब किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में सू फाइल करना हो, या आपने किसी गवर्नमेंट को खुद डायरेक्टली सूट फाइल करना हो,
तो आपको सूट फाइल करने से पहले एक नोटिस इशू करना पड़ता है उसको, वो है 60 डेज के लिए, 60 डेज नोटिस। ये मैंडेटरी नहीं है, मे का वर्ड यूज है। आप अगर नोटिस गवर्नमेंट को नहीं भी करते, सूट फाइल कर सकते हैं। वहाँ आपका सिर्फ ये होगा कि अगर आपका क्लेम कल को एस्टेब्लिश हो जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फिर आपको कास्ट नहीं मिलेगी। क्यों? आपने नोटिस नहीं किया। इस बेसिस पे नोटिस ना करने के बगैर भी आप गवर्नमेंट को सूट कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया है, आपने सूट फाइल किया है, आप एंटाइटलमेंट हो, आपका डिग्री हो गया है, फिर आपको कास्ट मिल सकती है। अगर आप फेलियर हो, आपका क्लेम रिजेक्ट है, तो अगर आपने नोटिस ही नहीं किया मतलब, तो फिर आपको किसी सूरत में भी कास्ट नहीं हो सकती। और इसी तरह आपने किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी काम करना है, तो उसको भी नोटिस देना ऑफिशियल कैपेसिटी में। और उसी तरह तरीके से अगर आपने नोटिस दिया है, तो फिर तो आपको कास्ट मिल जाएगी। अगर आपने नोटिस नहीं दिया, आपका कल को क्लेम आपकी फेवर में डिसाइड हुआ है, तो फिर आप कास्ट से महरूम हो जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरी इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि समन किसको जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट को करते हैं तो उसका समन रिसीव कौन करेगा? सेक्रेटरी करते हैं दोनों साइडों में। ठीक है। सिर्फ एक नई चीज़ है, अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे मिनिस्ट्री को सूट फाइल करते हैं, तो उसका जनरल मैनेजर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, तो उसका ऑफिस उस समन को वसूल करेगा। तो ऐसा समझा जाएगा जैसे राइट पर्सन या राइट डिफेंडेंट तक ये समन सर्व हो गया। ठीक है। ये सेक्शन 80 था सिर्फ आपका। इसकी मैंने लॉजिक भी आपको बता दी नोटिस की, ये नोटिस क्यों करते हैं, और इसका लिंक भी बता दिया कि अगर आप नोटिस कर दें, फिर डिफेंडेंट बतौर डिफेंडेंट उनके पास 90 डेज का टाइम नहीं होगा। अगर आपने नोटिस नहीं किया सेक्शन 80 का, फिर वो 90 डेज क्लेम कर सकते हैं कि हमें जवाब दावा देने के लिए 90 दिन ग्रांट किए गए। ठीक है जी, ये सिंपल था। आगे आपकी आपका 80 एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। कल भी मैं इसके ऊपर बात कर रहा था जब हम कर रहे थे कि जनाब हम डीसीओ को जो है वो अगर ऑफिशियल गजट में आ गया हुआ है कि हम वो पेश नहीं होगा पर्सनल अपीयरेंस पे, फिर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, उसको एग्जेम्पशन दी गई है इस सेक्शन के तहत। ठीक है। अगर ये लॉजिक इसके पीछे भी ये है कि अगर आप स्टेट मशीनरी को इस तरह पर्सनल अपीयरेंस पे अपने पास बुलाते रहेंगे कोर्ट में, तो फिर पीछे से जो सरकार का इंतजाम है वो कौन चलाएगा। ठीक है। तो ये सबस्टैंडर्ड पोर्शन में एग्जाम्पशन जो है वो सेक्शन 81 में दे दी गई है, अरेस्ट से भी और पर्सनल अपीयरेंस से भी। ये एग्जीक्यूशन में भी डायरेक्ट उनकी अरेस्ट नहीं होती। जब आप एग्जीक्यूशन जाते हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या ऑफिशियल कैपेसिटी किसी भी पब्लिक सर्वेंट की, तो पहले उनको एक नोटिस जाता है, तो जनाब आपके खिलाफ ये डिग्री है, आप इसको एग्जीक्यूट कर दें, या आपका ये ऑफिशियल जो है वो एग्जीक्यूट करवा दें। एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है नोटिस के लिए, उनकी अरेस्ट ऐसे नहीं की जाती। इन सेंस ऑफ फेलियर जो वो आप कॉपरेट ना किए करें, तो फिर वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी मैंडेटरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है, वहाँ भी वर्ड मे का यूज है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। यहाँ हम पढ़ लेते हैं, इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attach otherwise than in execution of decree। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का मैंने आपको अभी बता दिया। पहले नोटिस करेंगे गवर्नमेंट को तो भाई फलां बंदे को अरेस्ट करना है, आप उसको खुद ही कह दें कि इसको एग्जीक्यूट कर ले। अगर वो फेलियर हो जाए गवर्नमेंट का अदारा या वो पब्लिक सर्वेंट, फिर एग्जीक्यूशन में उसकी अरेस्ट को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये मे का वर्ड यूज तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन में अरेस्ट फिर हो जाती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो केस की प्रोसीडिंग के दौरान ये कोर्ट अरेस्ट नहीं करती, ना उनको पर्सनली अपीयर करवाती। दूसरी क्लास पे हम पढ़ लें, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्वेंट
which shall exempt him from appearing in person। ठीक है, ये अभी वही बात मैंने बता दी कि अगर आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी वाले बंदे को कोर्ट में पर्सनली बुला लेंगे तो फिर पीछे जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं वो डेट्रीमेंट हो जाएगी, वो सर्विस नहीं होगी। आप डीसीओ के पास गए हैं काम करवाने के लिए और पता चला डीसीओ साहब जो है वो किसी पर्सनल अपीयरेंस में हैं, तो वो सारी मशीनरी स्ट्रक हो जाएगी। इसलिए ये दो उनको एग्जेम्पशन है अमूमन, लेकिन एग्जीक्यूशन में अरेस्ट हो सकती है किसी भी पब्लिक सर्वेंट की जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया। अब 82 एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर सारी को डिटेल लिखी हुई है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी उसके खिलाफ, क्योंकि पर्टिकुलर सूट है, पर्टिकुलर सूट है, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन वहां से निकाल के 82 में डाल दी गई है। इसके खिलाफ एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ये जो टाइटल है इस पार्ट का वो अपने माइंड में रखना है। ये पर्टिकुलर सूट है, इसकी एग्जीक्यूशन का मोड जो है वो भी खास है, दूसरों से हट के। आम बंदे को इस तरह नोटिस नहीं दिया जाता कि जनाब ये करें, या उसके अदारे को नहीं कहा जाता कि इसके खिलाफ ये केस डिसाइड हो गया है, इसको कहीं कंप्लाइंस करे। हमें तो वो आम केस में सीधा सीधा आता है कि शो काज कंप्लाइंस क्यों नहीं कर रहे, वरना शो काज दे के नोटिस अरेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन भी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाली गई है 82। Where a decree is against the government or against a public officer in respect of any such act as aforesaid, a time shall be specified in the decree। ये उसको टाइम दिया जाता है, ये इन अदर सेंस एक नोटिस है उसको कि भाई आपको ये टाइम दिया जा रहा है, आप इतने टाइम पीरियड के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन कर दें, अदरवाइज लॉ विल मेक इट्स ओन वे। ठीक है जी। shall be specified in decree within which it shall be satisfied, and if decree is not satisfied within the time so specified, court shall report the case for the order of the provincial government। डायरेक्ट आपने उसको नोटिस दिया, कंप्लाइंस करो, नहीं कर रहा, फिर आप रिपोर्ट करेंगे। ये रिपोर्ट करने का मतलब क्या है, आप शो काज इन सेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो भाई आपके हम एक पब्लिक ऑफिसर को एक टाइम पीरियड दिया था, उसके अंदर एग्जीक्यूट कर दे, उसने नहीं किया, हम अब आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये काम हो गया, इसको कहीं इस तरह कर दे। ये बेसिकली शो काज है। अदरवाइज फिर क्या होगा, डिग्री फिर अपने तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उसके अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसलिए नोटिस है। एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ कंप्यूटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिपोर्ट। 3 महीने तक आप एग्जीक्यूशन की तरफ ही जाएंगे, ये 3 महीने आप फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो जनाब फेलियर हुआ है, आप इसके ऊपर अमल दरामद करवा दें, अदरवाइज फिर हम एग्जीक्यूशन तो करेंगे। आप तब तक एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते जब तक आप उनको ये 3 मंथ टाइम गवर्नमेंट को नहीं देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सेक्शन 82 जो है ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन है गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी पब्लिक सर्वेंट जो किसी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करता है, जब उसके खिलाफ सूट फाइल किया गया। आगे आपका आ गया सूट बाय एलियन और एंड बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड वाइस। इसके ऊपर अमूमन क्वेश्चन तो कोई नहीं आता। ये आपकी जब आपने सेक्शन 9 पढ़ा था तो वहाँ आपने बार पढ़ी थी, बार के अंदर कुछ आपने एक्सप्रेस बार पढ़ी, कुछ एब्सोल्यूट बार पढ़ी, ये कंडीशनल बार में आता है 83 और 84। तो ये जो फॉरेनर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, जो एनवॉयज होते हैं, ये भी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते जब तक ये जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन ना ले। तो ये एक बार है, लेकिन ये बार है कंडीशनल बार 83 और 84 की। जब आप सेक्शन 9 अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप इसका हवाला वहाँ दे सकते हैं बार की सूरत में। जब आप एक्सप्रेस बार लिखते हैं उसके आप उसको आगे कैटेगराइज करते हैं, तो ये 2 कंडीशनल बार हैं आप। ठीक है, आगे फिर एक स्पेशल बार और सेंस में भी आने वाली है, वो हम 91-92 में पढ़ेंगे, लेकिन आजकल वो उसकी थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है, वो कंसिडर कर रही है। Alien enemies residing in Pakistan with the permission of the federal government and alien friends may sue in the court in the province as if they were citizen of Pakistan। ठीक है,
एलियन फ्रेंड्स और एलियन एनिमी बिल्कुल नीचे उनको डिफाइन भी किया गया है। जिनके साथ आप हाल से जंग में हो वो एलियन एनिमीज होंगे आपके। बाकी एलियन जितने तुर्की में से कोई बंदा आ जाए एलियन फ्रेंड है आपका। जिसके साथ आप इंडिया के साथ हाल से जंग में है तो एलियन एनिमी है। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर सूट फाइल करना पड़ेगा। ये कंडीशन जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, बीइंग एनवाई फॉरेनर, आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। क्या अपनी नहीं, हम नहीं लेंगे, ये सूट वो कर रहे हैं ना, सूट देखें ना, सूट बाय एलियंस और बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, ठीक है। अब रूलर्स की कैटेगरी और है, आप जब रूलर्स के अगेंस्ट वो भी बयान कर लगो आगे जाकर, जब आपने किसी रूलर्स के खिलाफ करना तब फिर आपको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन एलियन अभी पहले आपके खिलाफ कर रहे हैं, एलियन सूट फाइल करेंगे तो परमिशन होगी, परमिशन के बगैर क्या फेडरल गवर्नमेंट। उनका कहने का मतलब कौन सी फेडरल, पाकिस्तान की या बाहर की? नहीं, पाकिस्तान के अंदर सीपीसी पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है, बाहर नहीं है। आप पाकिस्तानी फॉरेनर है कोई भी, उसने सूट फाइल करना है, कोई एलियन है तो वो पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तानी किसी इंडिविजुअल के खिलाफ सूट फाइल करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखेगा कि मैंने आपके सिटीजन के खिलाफ। नहीं, इसके ऊपर कंडीशन तो जाहिर है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करती है, उसके अंदर वो हर एक क्राइटेरिया बताती है कि अगर किसी फॉरेनर ने फाइल शूट करना है किसी इंडिविजुअल पाकिस्तानी सिटीजन के खिलाफ तो उसको इस तरीके से फॉर्मेट होगा, उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, इतने टाइम पीरियड के अंदर वो परमिशन ग्रांट होगी। ये तो बाई लॉज होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के उस फॉरेन अफेयर ऑफिस के, जहाँ वो एनवाई या एलियन जो है वो एक तरीक़ेकार से एप्लीकेशन मूव करेगा, वो तो सीपीसी के अंदर नहीं लिखे। ये बाई लॉज हैं, ये बाई लॉज उसी फेडरल गवर्नमेंट के अपने होंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है ये मामला उसको डील करता है, वो वहाँ पर फाइल कर सकता है। क्योंकि इस तरह का आपका और मेरे सामने इस तरह का केस आए नहीं कभी, ना हमें कोई इस तरह का एलियन एंगेज करता है कि जनाब हम जाके सूट फाइल करें। लेकिन अमूमन वो इस तरह के सूट फाइल करेगा तो ये कंडीशन है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट नहीं है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर होगा। डेफिनेटली वहाँ तो कास्ट काटी जाती है, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन को आपने फुलफिल तो करना है, अदरवाइज आप ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे कि जनाब इसने परमिशन ही ली तो सूट फाइल करे, तो फिर वो मामला ये नहीं है। जैसे हम कहते हैं किसी को नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर की बुनियाद पे सूट डिसमिस नहीं होता। अब अगर आपने एडवोकेट जनरल से परमिशन ना ली हो तो सूट डिसमिस नहीं होता, टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर आपकी डेफिशिएंसी कोर्ट फीस में है तो आपका सूट ऑल्दो 711 में डिसमिस होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड दिया जाता है। क्यों? इनलार्जमेंट ऑफ टाइम जो है वो इसी सीपीसी के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो टाइम ग्रांट कर सकती है 148 के तहत, ठीक है। तो ये नहीं है जरूरी तो मतलब आप उसको रोक देंगे बस। इस 84 है व्हेन फॉरेन स्टेट में सू। अब स्टेट की बात आ गई। A foreign state may sue in any court in the provinces provided that such state has been recognized by the federal government। ये है ट्रिटी, ये वो नोटिफिकेशन है। अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी के खिलाफ सूट फाइल करना है तो कौन कर सकता है? ये नोटिफिकेशन दिया होगा। अगर ट्रिटी होगी तो कर सकता है, वरना फॉरेनर एक्ट तो डील एक अलग से एक्ट है, वो उसी के तहत डील होगा, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ में स्टेट किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल लॉ जो है वो थोड़ा मजीद स्ट्रांग हो गया है। कैल्सन ने स्टार्क ने आके वो तीनों डेफिनेशनें डाल दी हैं। पहले प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में स्टेट और स्टेट का रिलेशनशिप था, फिर स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप भी आ गया, और तीसरी जो लेटेस्ट डेफिनेशन आ गई उसमें स्टेट का, इंडिविजुअल स्टेट का, इंस्टीट्यूशन और जितने बाकी अदारे हैं आपने देखी होगी एनजीओज के खिलाफ या छोटी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएनओ की, ये तीन लिंक इकट्ठे कर दिए। तो अगर स्टेट चाहे वैसे भी फॉरेनर तो उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत भी ये अलग से रेमेडी मौजूद है, तो वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। जैसे इंडिया चला गया कुलभूषण के खिलाफ,
आईसीजे में चला गया। इंडिविजुअल एक साइड पे है लेकिन यहाँ स्टेट टू स्टेट है, मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे भी जो फॉरेन का वर्ड यूज है वो दो रेमेडी उसके पास हैं, इंटरनेशनल लॉ में भी मौजूद है और सीपीसी के अंदर भी है। अगर सीपीसी के अंदर आना चाहता है तो फिर उसको सेक्शन 84 के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद सूट फाइल किया जाएगा। तो ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ सूट इज टू इन्फोर्स अ प्राइवेट राइट वेस्टेड इन द हेड ऑफ स्टेट एंड एनी ऑफिसर ऑफ सच स्टेट इन हिज पब्लिक कैपेसिटी। Every court shall take judicial notice of the fact that a foreign state has or has not been recognized by the federal government। ठीक है, ये जैसे नोटिफिकेशन होता है इसका जुडिशियल नोटिस अदालतें भी ले सकती हैं कि ये जो फॉरेनर इधर हमारे प्राइवेट के खिलाफ सूट फाइल करने आया है क्या वो फॉरेनर रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। फर्ज कर लें अगर वो रिकग्नाइज्ड ना हो तो फिर क्या होगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर तो रिकग्नाइज्ड है फिर तो अलाउ है, फिर सूट फाइल कर सकता है फॉरेनर। अगर रिकग्नाइज्ड ना हो तो फिर उसको प्रॉपर उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे हमने पीछे एलियन एनिमीज और फॉरेनर की वर्ड पढ़ के आए हैं 83। फाइल करे कंसर्न गवर्नमेंट के पास कि जनाब रूलर फाइल करना चाहता केस, परमिशन मिलेगी तो फाइल करें, अदरवाइज आपके वो पैनल लिस्ट पे है, आपकी रिकग्नाइज्ड लिस्ट पे है, आएंगी डायरेक्ट फाइल करें क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रांट कर दी है। ठीक है, ये दो चीज में सिंपल, ये कॉन्सेप्चुअल है बस। ठीक है, इसको अपने डीपली उस तरह थॉरोली स्टडी करने की जरूरत। पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट एंड डिफेंड फॉर रूलर्स फॉर फॉरेन स्टेट्स, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अगर कोई फॉरेनर रूलर फॉरेनर जो आप केस का फाइल करता है तो उसको असिस्टेंट भी देनी है। अंडर इंटरनेशनल लॉ इसको आपने इनकॉर्पोरेट किया है, ट्रांसफॉर्मेटरी थ्योरी। पाबंद है आप कि बाहर का कोई रूलर अगर यहाँ पे सूट फाइल करना चाहता है तो आप उसको ये जो वकालत है कोई ऐसा अटॉर्नी देंगे स्पेशल जो उसकी बिहाफ पे उसकी तरफ से केस फाइल करेगा। क्रिमिनल में तो स्टेट की जिम्मेदारी वैसे ही है कि उसको ये प्रोवाइड करना, अटॉर्नी देना। इसी तरह अगर कोई फॉरेन रूलर सूट फाइल करता है पाकिस्तान में तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कोई अटॉर्नी भी अपॉइंट करके दे जो वो मुनासिब समझ किया। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके 85 के अंदर है। ठीक है, पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ रूलर ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। जो रूलर होगा उसकी रिक्वेस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा ये बंदा एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटेंट इन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू एक्ट on behalf of such ruler to prosecute or defend any suit on his behalf shall be deemed to be recognized agent by whom appearance act application under this code may be made or done on behalf of such ruler। नुमाइंदा दे दिया आपने और ये ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस रूलर को ये एक अटॉर्नी देगी यहाँ से सेक्शन 85 के तहत कि वो उस रूलर को डिफेंड करे। अगर पाकिस्तानी किसी ने उसके खिलाफ सूट फाइल किया है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अटॉर्नी फिर भी उस रूलर को देगी उसका केस डिफेंड करने के लिए। दोनों सूटों में केस को फाइट करने के लिए, क्लेम को इन्फोर्स करवाने के लिए भी, और अगर रूलर के अगेंस्ट सूट फाइल है तो उसको डिफेंड करने के लिए भी एक अटॉर्नी सेक्शन 85 के तहत उसको दिया जाता है। अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन में बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ अ स्पेसिफाइड सूट। जैसे हम मुख्तारनामा खास किसी को देते हैं किसी खास केस की प्रोसीडिंग के लिए, वो किसी और केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस चल रहा होगा अपॉइंटमेंट सिर्फ उसकी हद तक हो, उसके अलावा कोई और केस है अगर उसका मेंशन नहीं है उस रेकग्निशन लेटर में तो फिर वो उसकी हद तक केस फाइल या फाइट नहीं कर सकता। तीसरी बात है अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन मे ऑथराइज और अपॉइंट पर्सन टू मेक अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन एंड डू एक्ट। जैसे हमें वकालतनामा दिया जाता है हम आगे से किसी वकील को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हमने अपना वकालतनामा की वर्डिंग नहीं कभी पढ़ी। ठीक है, हम भी अपनी बजाय किसी को आगे से फर्दर काउंसिल एंगेज कर सकते हैं। इसी तरह जो अटॉर्नी अपॉइंट होता है
वो फर्दर भी किसी को पावर या रिलेट कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये जाके वहाँ पे साइनिंग कर दें या वहाँ आज मेरी जगह पे अपेयरेंस दें हैं, ये उसको अथॉरिटी होती है, वो अपना किसी एसोसिएट को भी भेज सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो खाली वो बंद हो गया वो आएगा तो प्रोसीडिंग चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। 86 जो है वो रूटीन है, 86A है सू अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट ये बेसिकली वो है जो एक एम्बेसी के अंदर किसी स्टेट की तरफ से अपॉइंटेड लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ में ये डिफरेंशिएट है, डिप्लोमेटिक एजेंट के अंदर जो है ये एम्बेसडर भी आते हैं, एनवॉयस भी आते हैं। एम्बेसडर जो होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल स्टेट पे बैठता है और जो एनवॉयस होते हैं वो जो सब सीट्स होती हैं वहाँ पे बैठते हैं। आपको मैं सिर्फ इंटरनेशनल लॉ से एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। फर्ज कर ले अमेरिका की एम्बेसी जो है वो मेन इस्लामाबाद में है, उनका मेन अपॉइंटेड एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, उसके एनवॉयस जो है आगे वो भी हेड ही होंगे, लेकिन वो सब जो सीट्स हैं लाहौर में उनका अगर कोई है, कराची में है या दूसरी जगहों पे है, तो वहाँ पे वो जो बैठते हैं उनको बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज में एनवॉयस बोलते हैं। ठीक है, ये आपने सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, लेकिन वो होते क्या हैं सारे उसी फॉरेन डिप्लोमेटिक एजेंट की डेफिनेशन में आते हैं। नो प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट शैल लाई अगेंस्ट अ डिप्लोमेटिक एजेंट एक्सेप्ट इन अ केस रिलेटिंग टू, एग्जेम्पशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ उनको दी गई है। एनी प्राइवेट immovable property situated in Pakistan held by him in his private capacity and not on behalf of sending state for the purpose of missions। अब अगर उसने खुद से कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसकी हद तक तो आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में मैनेज कर रहा है सारा कुछ, तो आप उसको स्पेसिफिकली सूट उसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। ये एम्बेसडर को ये वैसे बहुत कम स्टेट ऐसा राइट देती है, वो सेल परचेज मूवेबल की हद तक करता रहता है। आया पाकिस्तान में, उसको अच्छा लगा तो जनाब वो मर्सिडीज बेंज ले ले, कोई और चीज़ ले ले, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए उसको फिर वो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हम ऐसे भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी सिटीजन ही ना हो और उसको हम ये कहें कि ठीक है जी आप जहाँ से मर्जी जो है वो पाकिस्तान की लैंड परचेज कर लो। उसको पहले हम एक अलाउ करते हैं, क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे चाइना आके बहुत कुछ कर रहा है, पहले सीपैक हुआ हुआ है, ट्रिटी मौजूद है, अगर तो अलाउ है तो फिर तो वो खरीदेगा, अगर अलाउ नहीं है तो फिर वो खरीद नहीं सकता, प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं खरीद सकता। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी फलाम इन्वेस्टर जो है वो प्राइवेट कैपेसिटी में ये चीज़ खरीद ले इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर तो आप उसको डायरेक्ट सू फाइल कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट कैपेसिटी में। लेकिन अगर उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में तो अपनी स्टेट के लिए कुछ खरीदा है, आप उसके खिलाफ सूट फाइल करते हैं कि जनाब ये एम्बेसडर ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये जनाब प्रीएम्पशन है, मेरा राइट है, तो फिर क्या करेंगे आप उसको इसी कंडीशन से आपने परमिशन लेकर तो फिर सूट फाइल करें। समझ आ गई? काफ़ी लंबा है इसका कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको समझ आ गया कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगी, मूवेबल की होगी, मूवेबल भी होगी, इसमें हम जाते हैं। जी सर, ये जो कंडीशन है उसके लिए कि हमारे लिए है? दोनों के लिए। सूट बाय और अगेंस्ट, वर्ड पीछे हमने स्टार्ट में पढ़ लिया है, सूट बाय और अगेंस्ट, आप करेंगे फिर भी परमिशन, वो करेगा फिर भी परमिशन, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। एम्बेसडर है ना, इंटरनेशनल लॉ में उसको एग्जेम्पशन है, उसके खिलाफ सूट फाइल करने जा रहे हैं, स्पेशल परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना जा रहे हैं, नोटिस चाहिए, ये तो अपनी गवर्नमेंट है, इसलिए ये पर्टिकुलर सूट्स चल रहे हैं। ये पर्टिकुलर सूट है तो कुछ कंडीशन लगाई गई है, जब तक आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे सूट फाइल करने पे पाबंदी है। ठीक है, ये बेसिक थीम जहन में बस रखें, सूट बाय और अगेंस्ट दोनों साइडों पे चल रहे हैं। 87 ये रिपील है, सूट अगेंस्ट रूलर ऑफ एक्सीडिंग सेल, ये भी रिपील हो चुका हुआ है। ठीक है, इंटरप्लीटर सूट आ गया आपका आगे, ये ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, हर एक लेक्चर में ये कहीं बताया गया, डिस्कस किया गया, सीनियर कौंसल साहब ने इंटरप्लीटर सूट बताया। सादे से लफ्जों में बता दूं इंटरप्लीटर सूट होता क्या है? क्या नहीं, फर्ज कर ले, मिसाल देने लगा हूँ, मिसाल से समझ आ जाएगी, सारी उम्र नहीं बोलेगा आपको। फर्ज कर लेंगे मूवेबल और इमूवेबल दोनों के लिए है, प्रॉपर्टी जिस तरह की भी हो।
आपने किसी शख्स से 5 लाख रुपया उधार लिया है, आपने उसको 1 साल बाद वापस करना, ठीक है। आप उसको साल बाद वापस करने गए हैं, पता चला वो फौत हो गया, जिसको वापस करना। अब आपकी जिम्मेदारी तो है आप उसके वारसान को दे दें। आप उसके घर जाते हैं, आपको पता चलता है आप जो असल डेटर था वो डिसीज फौत हो चुका होगा। अब आप उसके बड़े बेटे को वो 5 लाख देते हैं, वो आपस में लड़ पड़ते हैं दोनों भाई कि जनाब ये 5 लाख मुझे दे। बड़ा भाई कहता है मुझे दे, छोटा कहता है मुझे दे। वारदा अगर उनकी है तो वो कहती है जी मैं लीगल ले रहा हूँ, ये मुझे दे। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअल देना किसको है, हु इज द राइटफुल पर्सन। बड़े को पकड़ाऊँ, छोटे को पकड़ाऊँ, वो लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट पैदा हो, ठीक है। आप वो 5 लाख रुपया पकड़े, इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दें जाके सिविल कोर्ट में, ठीक है। आप सूट फाइल करें, उनको डिफेंडेंट बना दें, सारे लीगल एड्स जो क्लेमेंट है, जो क्लेमेंट है। अगर तो बेटा ही एक होगा, आपने 5 लाख दिया है, वो ले लेगा, सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। डिसीज्ड के मरने वाले के क्लेमेंट ज्यादा हैं, आपको समझ नहीं आ रही देना किसको है, रौला पड़ गया। आप जाएं सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल करें, उसका टाइटल होगा इंटरप्लीडर सूट। कोर्ट समझ जाएगी इससे कि ये सूट की नेचर क्या है। सूट फाइल हो गया, आप मदई हो गए और वो सारे क्लेमेंट डिफेंडेंट हो गए, ठीक हो गया जी। आप कोर्ट को कहते हैं जनाब ये 5 लाख रुपया इन लोगों का है, ये 5 लाख रुपया पकड़े, ये इनमें तकसीम करना है, देना है, जिसको दिल करता दे, मुझे इजाजत दो, ठीक है। समझ आ गई। इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है, जो प्रॉपर्टी देने वाली है वो कोर्ट के सामने रखता है, तो खुद इजाजत ले लेता है, कहता है जनाब ये प्रॉपर्टी है, इनके दरमियान झगड़ा है, एक को मदई बना ले, बाकी को डिफेंडेंट बना ले, ये कोर्ट का काम है। लेकिन सूट फाइल करने वाला क्या करेगा, दावा दायर करके बता देगा कि ये डिफेंडेंट से, आगे कोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। उनमें से किसी को प्लेंटिफ बना ले, कुछ को डिफेंडेंट। वो जो प्रॉपर्टी होगी, जो 5 लाख होगा, वो अब थ्रू इंटरप्लीडर सूट डिसाइड होगा कि प्रोपोर्शनेट तकसीम करना है या क्या करना है, ये साबित करेंगे। डेफिनेटली अगर वो डिसीज्ड की है तो फिर तो कोर्ट प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू लॉ वो करेगी। अगर माँ का 1/8 आता है तो उसको 1/8 मिलेगा, बेटे हैं तो उसका उस हिसाब से, बेटियां हैं तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। ये है बेसिक इंटरप्लीडर सूट। समझ आ गई। आपके पास किसी के पैसे हैं या कोई प्रॉपर्टी, आप किसी को वापस करने के आगे बंदे ज्यादा है लेने वाले, रौला पड़ गया, ठीक है, तो आप उसका सूट जो फाइल करेंगे अपनी जान छुड़ाने के लिए। कल को जनाब फर्ज करें आप ही एक बेटे को दे जाते हैं, तो क्या होगा, दूसरा बेटा आपके ऊपर सूट फाइल कर देगा कि आपने हमारे बाप का 5 लाख देना है। तो आपने इस परेशानी से बचने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया, उसका नाम है इंटरप्लीडर सूट। वर्डिंग पढ़ने में आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड where 2 or more persons claim adversely, 2 या 2 से ज्यादा लोग adversely क्लेम कर रहे हैं। एक बेटा कह रहा है जी 5 मुझे दें, जो दे के गए हैं आप वापस करने के लिए, दूसरा बेटा कह रहा है जी मुझे दें 5। अब दोनों adversely क्लेम कर रहे हैं to one another the same debt। कर्जा आपके पास है, आपके हाथ में है 5 लाख, सेम डेट 2 या 2 से ज्यादा लोग एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, पैसे हैं या कोई और प्रॉपर्टी है। जब लफ्ज प्रॉपर्टी आ गया तो उसमें आगे उसने क्लैरिटी कर दी मूवेबल या इमूवेबल। फ्रॉम अनदर पर्सन, ये अनदर पर्सन वो है जो सूट लेके गया है, यस, जिसने कर्जा वापस करना है। अनदर पर्सन की डेफिनेशन वो इंटरप्लीडर है जो कोर्ट्स में जाकर सूट फाइल कर रहे हैं। Who claim no interest therein, वो कहता है मेरा इसमें कुछ नहीं जनाब, ये 5 लाख इनका है, इनमें बांटे, मुझे छुट्टी कराए। वो कहता है मेरा कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अदर देन फॉर चार्जेस और कास्ट, कि जो मैं सूट फाइल कर रहा हूँ इसके मुझे जनाब कास्ट दे दें, मेरा खर्चा आ रहा है इनको तकसीम करके देने के लिए, वो उसकी हरकत क्लेम कर सकता है।
एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर टू द राइटफुल क्लेमेंट। वो कहता है मैं चाहता हूँ ये राइटफुल क्लेमेंट को चला जाए, इसलिए इंटरप्रेटेड सूट कर रहा है। सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट, ये वही है सच अदर पर्सन जो कर्जा लेके गया है, मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्रेटर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट, ये वो वाले क्लेमेंट है ऊपर जो 2 या 2 से ज्यादा थे, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself। indemnity सुना हुआ है आपने, ये थर्ड पर्सन की जो जमानत होती है उसमें हम indemnity आती है। provided that where any suit is pending in which the rights of all party can properly be decided, no such suit of interpreter shall be instituted। अगर किसी बेटे ने ऑलरेडी रिकवरी सूट फाइल किया हो उसी बंदे के खिलाफ, वो कहता है जनाब हमारे बाप का 5 लाख रुपया देना है, हम फलां वारसान हैं, ये हमें 5 लाख दे, फिर वो इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं करे, ये बार है उसको। और अगर ऐसा कोई क्लेम पेंडिंग नहीं तो फिर जो बंदा डेट जिसने लिया है अब वो वापस करने गया है तो फिर वो इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा, ठीक है। इसमें वो इंडेमनिटी के तौर पे निकल जाता है, कहता है जनाब मैं बैठा हुआ हूँ साइड पे, इंडेमनिटी मैं ओके, मैं इंडेमनीफायर हूँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आपने पास रखने हैं डिलीवरी कर देता है, नहीं पास रखने कोर्ट को कहता है मेरे पास है, मैं इंडेमनिटी होल्डर समझे, आप इनमें डिसाइड करें, जिसको डिसाइड करेंगे उसको दे दें। इंटरप्रेटर समझ आ गया, रिपीट तो नहीं करना। पार्ट 5 है, 95 खत्म कर देंगे बस, 95 मैं वैसे कह रहा हूँ 95 का खत्म करने दें, रिजर्व करें क्या सर? 89A पढ़ ली लास्ट वाला, क्या कह रहे हैं आप? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके ऊपर आपकी अमेंडमेंट भी आ गई है, ठीक है, वो एक कोर्ट स्पेशल बन गई, ठीक है, ये जो भी लेटेस्ट है ADR सारा काम उधर है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका तरीकाकार है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बेस पे ये पॉइंट होता है और वो केस इस डिपार्टमेंट को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए चला जाता है, ठीक है। ये स्पेशल प्रोसीडिंग अब आपकी आ गई। Alternate dispute resolution, the court may where it consider necessary, having regard to the facts and circumstances of case, with the object of securing expeditious disposal of case। कोर्ट चाहती है जल्दी से जल्दी केस खत्म करे तो अदालत आपको एक ऑफर करती है, क्यों ना आपका एक ADR करवा दिया जाए, आपका एक तस्फिया करवा दिया जाए, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक मेडिएशन हो जाती है, सालस आ जाता है, वो कहता है जनाब आए तस्फिया कर लेते हैं, राजीनामा कर लेते हैं, कोई बीच बचाव को दरमियान में जो लेन देन है कर लेते हैं, उसको कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ट्रायल नहीं चलेगा, अब शहादत नहीं होगी, अगर कोर्ट में केस चलेगा ट्रायल चलेगा, एविडेंस देनी पड़ेगी, इसमें एविडेंस की जरूरत नहीं है, इसमें ये एक निगोशिएट होता है मामला, ठीक है, उसको कहते हैं अल्टरनेट। वो निगोशिएट करवाता है जो वहाँ पे बैठता है उनके दरमियान, उसको रिकंसिलिएटर भी कहते हैं, उसको मेडिएटर भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज। With the object of securing expeditious disposal of a case in or in relation to a suit, adopt with the consent of party, दोनों फ्रीकन राजी हों तो ADR होता है, अदरवाइज नहीं होता। आपने ये अक्सर ये भी देखा होगा कि ऑन ओथ भी डिसीजन अगर दोनों की कॉन्सेंट हो तो होता है, किसी एक की कॉन्सेंट हो के ये जनाब हलफ उठा दे उसको आप कंपेल नहीं कर सकते, अदालत मामले को ओथ की तरफ नहीं लेके जाएगी अगर दोनों की कॉन्सेंट ना हो। ऑफ द पार्टीज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड इंक्लूडिंग मेडिएशन एंड कंसीलिएशन, ठीक है, वो निगोशिएट करता है, मेडिएटर कंसीलिएटर उनको कायल करने की कोशिश करता है। जैसे आपकी फैमिली केस में रिकंसिलिएशन की डेट फिक्स होती है, सारा जोर जज लगाता है, बेसिकली पार्टी को तो दिया जाए तो वो रिकंसिलिएटर होता है, उसमें वो कहता है जनाब ये कोशिश करें, वो ट्राई करें हो जाए मामला, तो वो क्या करता है एक अल्टरनेट डिस्प्यूट का मेथड यूज करता है, ये फैमिली तो कोशिश तो ठीक है 95 तक हो जाए, लेकिन चलिए नेक्स्ट